नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में नगर महापालिकाओं के इलेक्शन में आज कैंपेन का आखिरी दिन था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी तक सारे बड़े बड़े दिग्गज मैदान में दिखाई दिए। चुनाव तो लोकल बॉडी इलेक्शन के हैं, लेकिन कैंपेन के मुद्दे हिंदू मुसलमान से लेकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस बाइक पर नागपुर में घूमे, पुणे में अजीत पवार के खिलाफ कैंपेन किया। अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर करप्शन के इल्जाम लगा दिए। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को मराठी विरोधी करार दिया, तो नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर मुसलमानों के वोट के लिए भगवा छोड़कर हरा चोला ओढ़ने का इल्जाम लगा दिया। बीजेपी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे की पार्टी पर वोटर्स को पैसा बांटने का इल्जाम लगाया। कल्याण में तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, खून खराबा तक हो गया। यानी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन जीतने के लिए सारे समीकरण टूट गए, सारे अलायंस बिखर गए। लेकिन सवाल है कि जो दुश्मनी आज दिखाई दे रही है, क्या वो 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी, या 16 जनवरी के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पे साथ दिखेंगे? बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की कड़वाहट क्या दूर हो जाएगी? क्या लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद अजीत पवार और शरद पवार साथ आ जाएंगे? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आपकी बात में, लेकिन सबसे पहले लोकल बॉडी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन के रंग आपको दिखा देता हूं। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने होम डिस्ट्रिक्ट नागपुर की सड़कों पर घूमे, फिर पुणे में कैंपेन किया। नागपुर में फडणवीस ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक से रोड शो किया। जिस इलाके में फडणवीस का रोड शो हुआ, उसी इलाके में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश देखकर देवेंद्र फडणवीस भी उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि नागपुर के लोगों का रिस्पांस देखकर यकीन हो गया कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा। फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार ने नागपुर की तस्वीर बदल दी है। महानगर पालिका में जीत के बाद विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। नागपुर महानगर पालिका की 151 सीटों में से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन मजे की बात है कि नागपुर में कैंपेन के दौरान भी फडणवीस के दिमाग में बीएमसी का चुनाव घूमता रहा। फडणवीस ने कहा, इस बार मुंबई में भी बदलाव तय है, बीएमसी में भी महायुति का ही मेयर होगा। महायुति जीतेगी। चूंकि बीएमसी पर 1996 के बाद से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन पिछले 4 साल में सियासी समीकरण बदले हैं। अब उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी निकल चुकी है, चुनाव चिन्ह भी चला गया है, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक ही गढ़ था, मुंबई। इसलिए बीजेपी भी बीएमसी पर कब्जे की पूरी कोशिश कर रही है, और उद्धव को भी सबसे ज्यादा टेंशन बीएमसी की है। इसीलिए आज कैंपेन के आखिरी दिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुंबई की सड़कों पर पैदल घूमते दिखाई दिए। उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे। आज उद्धव ठाकरे अंधेरी के संघर्ष नगर इलाके में गए, वोटर से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि अगर इस बार शिवसेना को जिताया तो अब शिकायत का मौका नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी किसी भी कीमत पर बीएमसी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए पैसों के दम पर वोटर्स को खरीदने की कोशिश हो रही है। उद्धव ने वोटर्स को समझाया कि अगर कोई भी उन्हें पैसे देने की कोशिश करे तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी मुंबई में रोड शो किया। प्रभादेवी इलाके में आदित्य ने कहा, उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने का फायदा दिखाई दे रहा है, बीएमसी में एक बार फिर शिव शक्ति की जीत होगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आप देख रहे हो जिस जोश में, जिस जल्लोश में आज माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। शिव शक्ति यानी उद्धव साहब और राज साहब के पीछे पूरी जनता साथ में आई है। लाडली बहन योजना हो या कोई भी योजना हो, अभी भाजपा पे विश्वास कोई रखता नहीं है।
पिछले 6 महीनों से लाडली बहन की कोई ये नहीं दिए थे, पेमेंट नहीं दी थी। अगर मुंबई देवेंद्र जी के हाथों में जाए, जो पिछले 4 साल में प्रशासक करके वो कर रहे हैं, तो मुंबई को पूरा का पूरा वो अदानी के हाथों में देंगे, और ये सत्य बात है। और अगर वीडियो की बात हो तो जिस नीतीश कुमार जी ने संघ मुक्त भारत चाहिए ऐसा ऐलान किया था, उनके साथ भाजपा क्यों गई है? अमित शाह जी का भी वीडियो है जहां वो कहते हैं कि अभी नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। वो क्यों किया? सत्ता को चिपके नहीं है? चंद्रबाबू जी जिन्होंने मोदी जी की आलोचना की थी, उनके साथ क्यों गए? सत्ता को क्या चिपके नहीं है? तो ये सारी बातें देखिए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भले ही बीएमसी में जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन नीतीश राणे मुंबई के लोगों को समझा रहे हैं कि अगर बीएमसी में उद्धव की पार्टी जीती तो मुंबई में हरा रंग ही दिखेगा, इसलिए इस बार वोट सोच समझ कर देना। नीतीश राणे कैंपेन के दौरान लगातार हिंदू मुसलमान का इशू उठाते हैं। नीतीश राणे फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं। आज उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों में जय श्री राम का नारा लगाने वाले ही मेंबर बनेंगे, वही मेयर बनेंगे। नीतीश राणे ने कहा कांग्रेस और उद्धव की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी से पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है, इसलिए मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने के लिए ओवैसी महाराष्ट्र में आकर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को समझ लेना चाहिए, अगर मराठी अपनी पर आ गए तो ओवैसी को सिर्फ पतलून में हैदराबाद वापस भेजेंगे। तू किस खेत की मूली आहे रे ओवैसे? तू काय करणार आम्हा लोकांना? मोटा बोलतो क्या हमारे मेरे शेरवानी को कोई हाथ लगाया क्या? अरे तेरा नाड़ा खींच के बताएगा रे तेरे को क्या शेरवानी का बात। तू मेरे हिंदू राष्ट्र में है, तू ये देवा भाव के महाराष्ट्र में है। हम चाहेंगे ना तो तू वापिस हैदराबाद एक पतलून में जाएगा नहीं, इतनी ताकत हम लोग हमारे महाराष्ट्र में। इथे ना खानला चालवा, ना बाणला चालवा, ना इथे पानाला चालवा, इथे फक्त भगव्याची शानला चालवा, म्हणजे आमच्या कमळला चालवा। नीतीश राणे यही नहीं रुके। विरार बसई की रैली में उन्होंने वोटर से कहा, आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वाला किसी कीमत पर नहीं जीतेगा। नीतीश राणे ने कहा कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वाले लोग लैंड जिहाद, लव जिहाद के सहारे पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये देवा भाव का महाराष्ट्र है, गड़बड़ी की तो बुलडोजर चलेगा। यहाँ कोई भी आई लव मोहम्मद वाला चुन के नहीं आना चाहिए, कोई भी चुन के नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ से दफन भूमि तक ये लोग रुकेंगे नहीं। यहाँ पे लैंड जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे यहाँ का हिंदू समाज को यहाँ से खत्म कैसे करना है, इस तरीके का षड्यंत्र इन लोग का शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये जिहादी चुन के जाते हैं वो यही करते, बाकी कुछ करते नहीं। उनको लगता है ये वसई विरार उनके अब्बा के पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का है, जो कुछ भी करेंगे हम इधर सहन करेंगे। उनको मालूम नहीं ये देवा भाव का महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी चलेगा नहीं। वसई विरार में नीतीश राणे ने जो कहा उसका जवाब दिया ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने। वारिस पठान ने नीतीश राणे को नफरती चिंटू और लाल बिच्छू बताया और कहा कि नीतीश राणे हैसियत से ज़्यादा बोलते हैं। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जनता नीतीश राणे और उनकी पार्टी को औकात दिखा देगी। देखिए, ये भाजपा के जो नफरती चिंटू है, ये लाल बिच्छू नीतीश राणे ने जो कहा है, ये एकदम निंदनीय है, कंडेमनेबल है। उन्होंने हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए गाली निकाली, ये कंडेमनेबल है, ये हेट स्पीच। और हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले। मिलेगा तो बताऊंगा। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ ये लाल बिच्छू नीतीश राणे को, वक्त तेरा, जगह तेरी, बोल वारिस पठान अकेला आएगा। डरते किसी के बाप से नहीं है, संविधान की मानते और कायदा कानून का पालन करते, इसलिए खामोश बैठे, वरना मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बोलूँगा इनके कान से खून निकल जाएगा। ये चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते कि कोई गड़बड़बाजी हो। ये डरने घबराने वाले हैं क्या हम? डरते किसी के बाप से भी नहीं है यार हम। और क्या करेगा? मार डालेगा। एक दिन तो मौत आनी है सबको। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज वारिस पठान की तो कल इनकी बारी है। और डराओगे पाकिस्तान भेज देंगे 16 तारीख को, तो भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या?
भारत देश, जितना अधिकार भारत पे मेरा है उतना नीतीश राणे का भी नहीं है। नीतीश राणे कुछ भी कहें, ओवैसी का नाम लेकर भले ही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर अटैक करें, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयानों का कोई जवाब नहीं देते। ओवैसी का फोकस छत्रपति संभाजी नगर है। ओवैसी ने मुंबई में ज़्यादा कैंपेन नहीं किया। ओवैसी ब्रदर्स संभाजी नगर में डेरा डालकर बैठे हैं। छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद वही इलाका है जहां से महाराष्ट्र में AIMIM का पहला लोकसभा सांसद बना था। इम्तियाज जलील यहां से जीते थे। ओवैसी को लगता है कि औरंगाबाद में उनकी पार्टी के पार्षद काफ़ी संख्या में जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के ज़्यादातर वार्ड्स में रैलियां की और अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में ओवैसी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल भी रहा है। हालांकि नीतीश राणे के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धुले की रैली में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वाले ये समझ लें कि मुसलमान इस मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं। इसलिए कोई मुसलमानों को डराने की कोशिश ना करे। ऐ मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है, उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है ना? है ना? है ना? डर गए क्या? डर गए क्या? जाने वाले हैं क्या? जालिम के खिलाफ झुक जाएंगे क्या? लुटेरे के सामने झुक जाएंगे क्या? लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में कौन जीतेगा ये तो 16 जनवरी को क्लियर होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव हो चुके हैं, वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हो रही लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ठाणे की अंबरनाथ नगर परिषद की है। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को झटका देकर कांग्रेस की मदद से अपना अध्यक्ष बना लिया। शिंदे भी चुप नहीं रहे, उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी को अपनी तरफ मिला लिया और एनसीपी के सदाशिव पाटिल को उपाध्यक्ष बनवा दिया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया। उपाध्यक्ष पद पर हार से नाराज बीजेपी के सपोर्टर्स शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। हालत ये हो गई कि पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। अमरनाथ में बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ताओं में सिर्फ लात घूंसे चले, लेकिन कल्याण डोंबिवली में तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। कल्याण डोंबिवली में कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स का झगड़ा काफी बढ़ गया, लाठी डंडे चले और इसके बाद शिवसेना के 2 उम्मीदवार नितिन पाटिल और रवि पाटिल सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिवसेना के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कल्याण डोंबिवली में वैसे तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक सीट पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, इसलिए यहां टकराव हो रहा है। आज झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर वोटर्स के बीच पैसे बांटने का आरोप लगाया।
शिंदे गुट ने दावा किया कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पैसा बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जैसे ही खबर फैली तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस झगड़े में बीजेपी उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमनाथ नाटेकर को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शिंदे गुट के उम्मीदवार नितिन पाटिल भी घायल हुए हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही इस लड़ाई को लेकर महायुति में शामिल अजीत पवार ने चुटकी ली। अजीत पवार ने कहा, इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच चल रही जंग से उन्हें हैरानी नहीं है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा। लोकल बॉडीज के चुनाव अपने अपने कार्यकर्ताओं को मदद होने के लिए, ताकत देने के लिए हमेशा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे। वैसा ही बीजेपी शिवसेना वाले पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ, बम्बई में, ठाणे में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा अलग हो रहा है, ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आप मीडिया वाले अभी बहुत वे अलग अलग चैनल्स के माध्यम से काम करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आश्चर्य होता होगा, ऐसा मेरा कहना है। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि वो कैंपेन के दौरान महायुति में शामिल पार्टियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पुणे में अजीत पवार महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आज पुणे में फडणवीस ने इशारों में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी की बात करके अजीत पवार पर इनडायरेक्ट अटैक किया। पुणे की रैली में फडणवीस ने लोगों से कहा, पोलिंग के दिन अपनी घड़ी घर पर ही छोड़कर वोट डालने जाना, तभी बात बनेगी। 15 तारखेला सकाळी उठायचं। 15 तारीख को सवेरे उठना है और उठने के लिए घड़ी का अलार्म लगाना है। किसका अलार्म? घड़ी का अलार्म लगाना है। और जैसे ही घड़ी का अलार्म बजे, आपको उठकर घड़ी का अलार्म बंद कर देना है। उस घड़ी को भी घर में ही छोड़ देना है और उसके बाद मतदान केंद्र पर जाना है। पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में सिर्फ कमल देखना है। उम्मीदवार का चेहरा नहीं देखना है। काला है या गोरा है, बाल वाला है या टकला है, इन पर भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है, कमल, कमल और कमल। वहां जाने के बाद कमल का बटन दबाना है। जहां कमल दिखे वहीं बटन दबाना, और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को अगर आपने कमल का ध्यान रखा तो 16 तारीख को अगले 5 साल तक हम आपका ध्यान रखेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हा विश्वास। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इस बार कमाल का नजारा देखने को मिला। न किसी ने आइडियोलॉजी की परवाह की, न अलायंस की, न दोस्ती काम आई, न दुश्मनी। देवेंद्र फडणवीस ने इन चुनाव में जान लगा दी। उद्धव और राज ठाकरे के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया। ये दोनों इस बार बीएमसी हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस चुनाव में बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का भी सवाल हुआ। बीएमसी का रिमोट हमेशा बाला साहब के हाथ में रहा। इस बार चुनाव जीतने के लिए न आरोपों की मर्यादा रखी गई, न भाषा की। किसी ने कहा कि बीजेपी वाले मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देंगे। किसने कहा कि ठाकरे मुसलमान को मेयर बना देंगे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आई तो हिंदू को मेयर बनाएंगे, मराठी को नहीं। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव लड़ते समय अलायंस पार्टनर चुनने में सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति का यह ट्रेंड काफी दिनों तक दिखाई देगा। इलेक्शन का माहौल पश्चिम बंगाल में भी बनता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कैंपेन शुरू कर दिया है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं। इस आरोप को साबित करने के लिए बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो मालदा में तृणमूल कांग्रेस की एक पब्लिक मीटिंग का है। इस रैली में मंच पर ममता सरकार के एक मंत्री सबीना यास्मीन मौजूद थी। सबीना यास्मीन के सामने तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने कहा, बंगाल के मुसलमानों को इस बार एकजुट होकर बीजेपी को हराने की कोशिश करनी होगी। अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में मुसलमानों की दाढ़ी नोच ली जाएगी, उनको बांग्लादेश भगा दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा, इस वक्त भी
बीजेपी के नेता बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिए बताने में लगे हैं। सोचिए, अगर बीजेपी पावर में आ गई तो बंगाल के मुसलमानों का क्या होगा। इसलिए मुसलमानों को टीएमसी को वोट देना चाहिए। अगर हमारी मुख्यमंत्री सत्ता से हट जाएं और बीजेपी पावर में आ गई तो मेरी इतनी क्षमता नहीं होगी कि मैं ये दाढ़ी लेकर पश्चिम बंगाल के किसी भी इलाके में जा सकूं। सबीना यास्मीन तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव में उतरेंगी। हम सभी को एक होकर उन्हें वोट देना होगा। अगर ममता बनर्जी सत्ता से हट जाएं और बीजेपी यहां सत्ता में आ जाती है तो हम मुसलमान पश्चिम बंगाल में नहीं रह पाएंगे। हमें बोला जाएगा कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हमारी मुख्यमंत्री के सत्ता में रहते हुए ही जब बीजेपी कह रही है कि मुसलमान हटाओ देश बचाओ, तो हमें एक होकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और सबीना को सत्ता में रखना ही होगा। अगर हम उनको सत्ता में नहीं रख पाएंगे तो मुसलमान की हालत खराब हो जाएगी। मेरा ये कहना अनुचित था, फिर भी मैंने ये बात कही। अगर हम वोट नहीं देंगे तो मुसलमान का सर्वनाश हो जाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों पर बीजेपी के नेताओं ने कोई हैरानी नहीं जताई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य ने कहा, मुसलमानों को जिसे सपोर्ट करना है करें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन जहां तक बंगाल में मुसलमानों की बुरी हालत का सवाल है तो इसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। मुसलमान अगर डरना चाहते तो डर जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। 1% मुसलमान भी हम लोगों को वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोग ये बोल रहे हैं भैया भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति नहीं करता है। हम पूरा पश्चिम बंगाल वासी बोलता है, किसी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके एड्रेस नहीं करता है। मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, जो पिछले 3 सालों में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 99% मुसलमान क्यों हैं। उसमें भी 100% लोग बोल रहे हैं ये इसका कातिल किसी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं किया, बाहर से अगर कोई नहीं किया, इसको मारा है तृणमूल कांग्रेस ने। और सभी का मांग है सीबीआई का जांच होना चाहिए। तो मर रहे मुसलमान और उसको हम यही विनती करूंगा, एक बार आईने के सामने अपने आप को पूछे, जो गुजरात की मुसलमान कैसे है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान की स्थिति कैसा है और पश्चिम बंगाल में कौन हालत की जिंदगी वो लोग जीते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पूरा फोकस उन वोटर्स पर है, उन वोटर्स के नाम वोटर्स की लिस्ट में जुड़वाने पर है जिनके नाम एसआईआर के दौरान छूट गए या कट गए। ममता के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के नेता पूरे बंगाल में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। लोगों को कैंप्स में बुलाकर उनके दस्तावेज चेक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ममता के हमले लगातार जारी हैं। आज उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर बंगाल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बंगाल में 54 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। 1.5 करोड़ लोगों को सस्पेक्ट बता दिया गया। अब इनमें से 70 लाख लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई है। जिन लोगों को सस्पेक्ट बताया गया है वो रोजाना चुनाव आयोग के आगे लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन दिन भर के इंतजार के बाद भी सुनवाई नहीं होती। हैरानी की बात है कि आज ममता ने इस सियासी विवाद में सेना को भी घसीट लिया। ममता ने आरोप लगाया कि इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम में एक सेना का अधिकारी तैनात है जो बीजेपी के इशारे पर एसआईआर के काम में दखलंदाजी कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे एक खबर मिली है, आर्मी ऑफिस से कुछ पत्रकारों को बुलाया गया था। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, मैं इसकी इज्जत करती हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी। मुझे खबर है कि एक कमांडेंट फोर्ट विलियम में एसआईआर के लिए काम कर रहा है और वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो पार्टी ऑफिस का काम कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो। असली चेहरों और लुटेरों को पकड़ो। इस दौरान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी पूरे बंगाल में घूम घूम पर चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं। आज कूच बिहार की रैली में अभिषेक बनर्जी ने 10 लोगों को मंच पर बुलाया और जनता को बताया कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने इन 10 लोगों के नाम डेड की लिस्ट में डाल दिए। ये लोग कूच बिहार में ही जन्मे, यहीं पले बढ़े, अब आपके सामने खड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया।
इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर डायरेक्ट अटैक किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, इस बार बंगाल की जनता बीजेपी के लिए दलाली करने वालों को सबक सिखाएगी। बंगाल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बंगाल की जनता को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी जिस तरह जमींदारों वाली भाषा बोल रही है, उसको आने वाले दिनों में उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ ये जो 10 लोग खड़े हैं, ये सभी कूच बिहार के रहने वाले लोग हैं। इन 10 लोगों को बीजेपी के दलाल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुर्दा घोषित कर दिया। इन 10 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग मर चुके हैं। उनको शांति से जीने नहीं दिया, उनके वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सिर्फ हमारे पानी और नल के पैसे नहीं रोके, वो हमारे वोटिंग का भी हक छीन लेना चाहते हैं। ये बीजेपी के जमींदार और जल्लाद हैं। अगली लड़ाई उनको उखाड़ फेंकने की है, उनका विसर्जन करने की है, कचरा साफ करने की लड़ाई। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोकस एसआईआर पर है। ये दोनों एसआईआर के जरिए मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इससे सीखकर टीएमसी के नेता मुसलमानों से कहते हैं कि अगर बीजेपी पावर में आई तो उन्हें भगा दिया जाएगा, उनकी दाढ़ी नोच दी जाएगी। ये कुछ ज़्यादा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर पहले से ही पूरी तरह ममता के साथ हैं, इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्हें बीजेपी का डर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बांग्लादेश से फिर बुरी खबर आई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर एक हिंदू नौजवान की हत्या कर दी। यह घटना बांग्लादेश के फेनी जिले में हुई। यहाँ 28 साल के समीर दास को कुछ लोगों ने किडनैप किया, उसके बाद चाकू से गोदकर उसको बेरहमी से मार डाला। समीर ऑटो रिक्शा चलाता था। शाम के वक्त वो घर लौट रहा था, उसी वक्त उस पर अटैक हुआ। कट्टरपंथी उसे किडनैप करके एक सुनसान इलाके में ले गए, उसकी हत्या की और उसका ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। देर रात तक समीर घर पर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी तलाश की तो एक खेत में उसका खून से लथपथ शव मिला। ये तो क्लियर है कि समीर की हत्या की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। समीर की मां ने बताया कि समीर ही परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसकी 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन दिव्यांग है। समीर के चचेरे भाई ने बताया कि समीर की हत्या के बाद अब परिवार का कोई सहारा नहीं है। पिछले 20 दिन में बांग्लादेश में 9 हिंदुओं की हत्या हुई है। भारत सरकार ने सारी कोशिश करके देख ली, बांग्लादेश को चेतावनी भी दी, लेकिन हिंदुओं पर हमले नहीं रुके। और उसकी मेन वजह यह है कि बांग्लादेश की सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हिंसा हिंदुओं को टारगेट करके की जा रही है। और जब वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हिंदुओं की हत्या की वजह नफरत है, तो उनसे इसे रोकने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सच ये है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हत्या और आगजनी करने वालों को प्रोटेक्शन दे रही है। अब मैं आपको ईरान का हाल दिखाता हूं। ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के एक्शन में मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। ईरान से जो तस्वीरें आई हैं उनमें मॉर्चरीज के बाहर लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग लापता हैं उनके परिवार वाले उन्हें लाशों के बीच खोज रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौत का कोई ऑफिशियल फिगर जारी नहीं किया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के पुलिस चीफ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच दुश्मन देशों के एजेंट घुस गए हैं। ये फॉरेन एजेंट प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स की हत्या का आरोप ईरान की पुलिस पर लगा रहे हैं। अब्बास अरागची ने कहा कि अब सरकार ने प्रदर्शनकारियों के बीच छुपे विदेशी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की छूट दी है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने तेहरान में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राजदूतों को तलब किया और उन्हें विरोध प्रदर्शनों के वो वीडियो दिखाए जिनमें हथियारबंद लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों के घरों की तलाशी में अमेरिकी और इजरायली हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इससे साफ है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे इजराइल
और अमेरिका का हाथ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के लोग कभी किसी इबादतगाह को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन पिछले 17 दिनों में पूरे मुल्क में 350 से ज़्यादा मस्जिदों को आग लगा दी गई। इसके बाद ही सरकार को इस हिंसा के पीछे दूसरे मुल्कों की साजिश का शक हुआ और जब जांच की तो शक सही निकला। अब इस बात के सबूत ईरान की सरकार के पास हैं। ईरान में दंगों का माहौल बनाने में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। हालांकि इसके बाद अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान अभी भी अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। इजरायली मीडिया में ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के भीतर इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में CIA के डायरेक्टर रहे माइक पोम्पियो ने एक्स पर अपने मैसेज में लिखा था कि ईरान की सड़क पर मौजूद हर शख्स को नया साल मुबारक और मोसाद के हर उस एजेंट को भी नए साल की शुभकामनाएं। इसे साफ पता चलता है कि मोसाद के एजेंट ही हमारे मुल्क में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे निपट रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत बराबरी और आपसी सम्मान की शर्तों पर ही होगी। अब आयतुल्ला खामेनेई ने भी अपने सपोर्टर्स को मैदान में उतार दिया है। पूरे ईरान में सरकार के सपोर्ट में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी तेहरान समेत 100 से ज़्यादा शहरों में लाखों की तादाद में लोग खामेनेई के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए घरों से निकले। तेहरान में 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पर उतरे। खामेनेई के सपोर्ट में नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। कई इलाकों में सरकार के सपोर्टर और विरोधी गुट आमने सामने हैं। आज शिराज, इस्फहान, बुशैर कराज, एहवज, करमनशाह और रस शहरों में हजारों लोग खामेनेई की सत्ता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आए। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। ईरान में महिलाओं पर हिजाब के बगैर घरों से निकलने पर पाबंदी है, इसलिए आज कई शहरों में महिलाओं ने हिजाब उतारकर सड़क पर फेंक दिए और डांस करके अपनी इस आज़ादी का जश्न मनाया। ईरान में विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। जो लोग सरकार में हैं, बड़े पदों पर हैं, उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मंत्रियों और बड़े बड़े पुलिस अफसरों को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। कई पुलिस अफसरों के घर की दीवारों पर प्रदर्शनकारियों ने मार्किंग कर दी है। दीवार पर लिखा गया, तुम हमें सड़कों पर बंदूकों से डराते हो, लेकिन अब हम तुम्हारे परिवारों तक पहुंचेंगे और तुम्हारे गुनाहों का हिसाब करेंगे। ईरान की बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि वहां दंगे भड़काने में इजराइल का हाथ है, उसे अमेरिका की बैकिंग है। तेहरान और तेल अवीव की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन सवाल है कि इजराइल को यह सब करने का मौका किसने दिया? ईरान में औरतों को हिजाब न पहनने पर टॉर्चर किसने किया? जुबान पर ताले किसने लगाए? बेकसूर लोगों पर गोलियां किसने चलाई? ईरान ने मौका दिया, इजराइल ने उसका पूरा फायदा उठाया और अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया और अब बात हाथ से बाहर निकल चुकी है। अब यूरोपीय देश ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के सपोर्ट में आ गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। फ्रांस ने तेहरान में अपनी एम्बेसी से सारे गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुला लिया है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने को कहा है। पता लगा कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कतर में अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। यहां बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, लेकिन संकेत मिले हैं कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के बीच मतभेद है। ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की तैयारी में है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट JD वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप को सलाह दी है कि पहले वो डिप्लोमेटिक ऑप्शन को आजमा कर देख लें। इसके बाद इस बात की भी चर्चा है कि ट्रंप अपने दोस्त स्टीव विटकॉफ को ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए भेज सकते हैं।
ट्रंप ने कल खुद ही बताया था कि ईरान ने उनसे बातचीत की पेशकश की है। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की जनता से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और वो बहुत जल्द ईरान के प्रदर्शनकारियों को मदद भेजेंगे। हालांकि उससे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिलिट्री एक्शन से पहले डिप्लोमेसी के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सारे विकल्प खुले रखने के उस्ताद हैं। तमाम विकल्पों में से यकीनन हवाई हमले का ऑप्शन भी हमारे कमांडर इन चीफ के पास मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कूटनीति को पहला मौका देते हैं। उन्होंने कल रात ही आप सबको बताया कि गुपचुप तरीके से ईरान की हुकूमत ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क किया है, भले ही अपने सार्वजनिक बयानों में ईरान के नेता कुछ और कह रहे हों। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ने ये दिखाया है कि सैन्य विकल्प आजमाने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं है। लेकिन जो संदेश ईरान की तरफ से आ रहे हैं उनको आजमाने में भी राष्ट्रपति को कोई संकोच नहीं है। लेकिन जरूरी होने पर मिलिट्री ऑप्शन का रास्ता खुला है और ये बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर एक बड़ा इकोनॉमिक अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे ईरान के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना और मुश्किल हो जाएगा। पिछले 45 साल से लगी पाबंदियों की वजह से ईरान पहले ही दुनिया के तमाम देशों के साथ लिमिटेड ट्रेड कर पाता है। ट्रंप के इस एडिशनल टैरिफ के बाद ईरान के लिए दूसरे देशों को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। चीन, रूस और भारत ईरान के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। भारत के साथ ईरान हर साल करीब $2 बिलियन का कारोबार करता है। भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाएं, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है और ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, सेब, केमिकल्स और मिनरल इंपोर्ट्स करता है। भारत हर साल करीब $1.25 अरब का सामान ईरान को बेचता है और करीब $44 करोड़ का सामान खरीदता है। ट्रंप के इस एडिशनल 25% टैरिफ का मतलब है या तो भारत को ईरान से कारोबार बंद करना होगा या फिर अमेरिका को जाने वाले भारत के एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ और लग जाएगा। ट्रंप ने पहले ही भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अगर ये बढ़कर 75% हो जाए तो भारत के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब ईरान के साथ व्यापार करने वाले भारत समेत दूसरे देशों को मुश्किल तो होगी। लेकिन एक बात साफ है कि ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाएं, 75% टैरिफ लगाएं या 100% टैरिफ लगाएं, भारत झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील न होने का, 50% टैरिफ लगाए जाने का भारत की इकोनॉमी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और उसकी वजह कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई से अमेरिका पर डिपेंडेंस कम की है, यूरोप के देशों से ट्रेड बढ़ाया है। हालांकि आज से अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हुई है और अमेरिका के एम्बेसडर ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर का दावा है कि बहुत जल्द ये डील फाइनल हो जाएगी। ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत और चीन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन अब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने का संकेत दे रहा है। आज चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक डेलीगेशन ने आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। कल ये डेलीगेशन बीजेपी के नेताओं से मिला था। असल में आजकल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन भारत के दौरे पर है। 6 मेंबर्स वाले इस डेलीगेशन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की उप मंत्री सुन हयान कर रही हैं। आज सीसीपी के नेताओं ने दिल्ली में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बात हुई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने दत्तात्रेय होसबोले से संघ की विचारधारा और आरएसएस के काम करने के तरीकों को समझने की कोशिश की। कल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन ने बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह की अगुवाई में बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की थी। बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की राजनीति से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की। दोनों पार्टियों के नेताओं ने आपसी कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत पर सहमति जताई। चाइनीज डेलीगेशन का आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर में जाना एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है।
चीनी जो करते हैं बड़ी प्लानिंग के साथ, सोच समझकर, 4 कदम आगे का सोचकर करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इन्हीं के नेताओं ने कांग्रेस डेलीगेशन की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात पर सवाल उठाए थे। आरएसएस तो सैद्धांतिक रूप से कम्युनिस्टों के खिलाफ रहा है, इसलिए दो विरोधी विचारधाराओं का एक्सचेंज एक बड़ा और पॉजिटिव घटना है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं। आज लोहड़ी का त्योहार है, कल मकर संक्रांति है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में पतंग उड़ाने का रिवाज है, उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में तो काइट फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन पतंगबाजी की यह परंपरा चाइनीज मांझे के कारण अब जानलेवा साबित हो रही है। हालांकि चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक है, पाबंदी है, लेकिन इसके बाद भी चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। चाइनीज मांझे के कारण मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात से लोगों की मौत की खबरें आई हैं। बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इंदौर में चाइनीज मांझे से पिछले 7 दिन के अंदर 2 लोगों का गला कट गया और दोनों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। इंदौर में रविवार को रघुबीर धाकड़ अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंसा और उनका गला कट गया। कट गहरा था, खून ज्यादा बह गया, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रघुबीर धाकड़ की मौत हो गई। उनके परिवार वालों ने पुलिस से पतंगबाजी पर रोक लगाने की मांग की। पतंग भी और पूरे धागे बंद होना चाहिए। इंडिया में पूरे पतंग और पूरी धागे बंद होना चाहिए। संक्रांति में तिल्ली लड्डू खाओ, वो खुश रहो। संक्रांति का ये त्योहार है, पतंग उड़ाना नहीं है। मेरा परिवार का मेरा आदमी मर गया, बाइक पे जा रहे थे, गले पे लगा ना, चाइनीज धागा है वो तो पूरा। चाइनीज बोलो या इंडिया का बोलो, मेरे हिसाब से पतंग बंद ही होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है तो इसके इंपोर्ट पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती। हकीकत यह है कि चाइनीज मांझे के इंपोर्ट पर बैन है, लेकिन अब इस तरह का मांझा हमारे देश में भी लोग चोरी छुपे बनाने लगे हैं और बेचते हैं। चाइनीज मांझा बनाने में धागे के जगह नायलॉन का इस्तेमाल होता है। नायलॉन के धागे पर कांच के बुरादे की कोटिंग की जाती है, जिससे ये और तेज और खतरनाक हो जाता है। नायलॉन का धागा आसानी से कटता नहीं, टूटता नहीं। अगर ये किसी की गर्दन में फंस जाए तो धारदार चाकू की तरह काम करता है और गर्दन कट जाती है। और अगर घायल व्यक्ति वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंचे तो मौत निश्चित है। आज ही चाइनीज मांझे की वजह से तेलंगाना के रंगारेड्डी में 85 साल की बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल हो गई। सड़क पर उनके पैर में मांझा लिपट गया, उनका पैर बुरी तरह कट गया और पैर में कई टांके आए हैं। हैदराबाद के नलकुंटा पुलिस स्टेशन के एएसआई नागराजू की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच सकी। राजस्थान के सीकर में बाइक पर जा रहे प्रकाश पठोट की कई उंगलियां इस मांझे की चपेट में आने से कट गई। उनकी उंगलियों में 9 टांके आए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से राहुल नाम का लड़का बुरी तरह घायल हो गया है। बाइक पर जा रहे राहुल का गला भी चाइनीज मांझे से कटा। अचानक हुई घटना से राहुल बाइक संभाल नहीं पाए और गिरने से उनके कंधे की हड्डी और एक पसली टूट चुकी है और वो हॉस्पिटल में है। चाइनीज मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। मांझे में फंसकर हजारों बर्ड्स की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत हुई तो उसे हादसा नहीं, हत्या माना जाएगा और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पेरेंट के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। चाइनीज मांझे के खिलाफ मध्य प्रदेश के सभी शहरों में पुलिस अभियान चला रही है। पतंग और मांझे की सप्लाई करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के यहाँ रेड्स की गई हैं। पुलिस ड्रोन के जरिए चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर नजर रख रही है। शहरों में पोस्टर लगाए गए हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सूरत में लोगों को बाइक शील्ड बांटी जा रही है। हैदराबाद में भी चाइनीज मांझे पर लगातार रेड हो रही हैं। इसके बाद भी चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकना पुलिस के लिए मुश्किल है।
दुर्भाग्यपूर्वक एक मृत्यु हुई है कल खजराना में, जिसमें गला कटा है चाइनीज मांझे से। उसके अलावा जूनी इंदौर में भी एक चोट पहुंची और एरोड्रम थाना क्षेत्र में भी हल्का सा कट लगा था। तो ऐसी 2-3 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं शहर में। और इससे पहले भी एक कनाडिया क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई थी। तो इसी सब को लेके अभी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में, और चाइनीज मांझे की धरपकड़ की जा रही है और ऐसी नायलॉन थ्रेड जो इजीली टूटती नहीं है, क्योंकि वो भी एक मानव के लिए खतरा होती है जो इजीली टूटती नहीं है, जिनको कांच के प्रयोग से हार्ड किया जाता है। तो इसमें हम लोग सिविल क्लोथ्स में लोग भेज रहे हैं और जहां भी बिक रहा है वहां पे हम लोग उनको आरोपी बना के जिला बदर भी कर रहे हैं। उसके अलावा भी जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चाइनीज मांझा जिंदगी के डोर काट सकता है, ये बात ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग थोड़े से मुनाफे के चक्कर में चाइनीज मांझा बेचते हैं, और अगर पुलिस रेड करने पहुंचती है तो पुलिस पर हमला करने से बाज नहीं आते। इस तरह की घटना गुजरात के वलसाड़ में हुई। वलसाड़ में चाइनीज मांझा बिकने की खबर मिलने के बाद एक पुलिसकर्मी को मौके पर जांच के लिए भेजा गया। इस पुलिस वाले पर इलाके के लोगों ने हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटा, उसकी उंगलियां तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए। फिर पुलिस हरकत में आ गई। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उन्हें गिरफ्तार किया गया और सरेआम परेड निकाली गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो महाराष्ट्र से चाइनीज मांझा खरीद कर लाते हैं और गुजरात में बेचते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाना एक बड़ा उत्सव बन गया है। इसके कारण पतंग बनाने वाले कारोबारियों को फायदा होता है, उनकी रोजी रोटी अच्छी तरह से चलती है। लेकिन चाइनीज मांझे ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। अगर चाइनीज मांझे की वजह से एक भी व्यक्ति की जान जाती है, चोट लगती है, तो ये गंभीर बात है। और हमें कितने सारे केसेस देखने को मिले जहां लोगों की मौत भी हुई। इसलिए चाइनीज मांझे पर कुछ भी करके पाबंदी लगाने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है। अब बात ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की। उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार के दखल के बाद अब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी की सर्विस बंद करने का फैसला किया है। आज दिल्ली में लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इन कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और साफ साफ कहा कि कंपनियों को कस्टमर से 10 मिनट में सामान की डिलीवरी का वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे डिलीवरी एजेंट्स की जान खतरे में पड़ जाती है। जल्दी के चक्कर में डिलीवरी बॉयज ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, इससे सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों का भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। मनसुख मांडविया ने इन सभी कंपनियों से कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से कम वक्त में डिलीवरी की गारंटी देने वाली ब्रांडिंग बंद करें, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया से ऐसे विज्ञापन हटाएं। गिग वर्कर्स इस तरह की मांग लंबे वक्त से कर रहे थे। सरकार के इंटरवेंशन पर गिग वर्कर्स ने कहा कि कंपनी की तरफ से तो प्रेशर बंद हो जाएगा, लेकिन अक्सर कस्टमर जल्दी डिलीवरी का प्रेशर बनाते हैं। अगर इससे राहत मिल जाए तो और भी अच्छी बात होगी। हम ऑर्डर लेके निकले, जाम मिल गया। जाम में 10 से 15 मिनट तो जाम में रेड बत्ती हो जाती है। 120 ये प्लस 1 मिनट 30 सेकंड की तो रेड बत्ती होती है। उसके बाद में हमें जब ये हो गया हमारा, उसके बाद फिर बाद में जाम मिल गया, 10 मिनट उसमें लग गई। कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने 10-15 मिनट तो कस्टमर ही ले जाता है हमारी। हम ड्राइविंग करते थे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं था ना। अब हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर क्या सर, कंपनी प्रेशर नहीं करेगी तो कस्टमर प्रेशर करता है कि मेरा ऑर्डर नहीं आया। अब जैसे कि मान लीजिए चांदनी चौक एरिया है, चांदनी चौक एरिया में कहते हैं कि जल्द से जल्द डिलीवर करो जी हमारे पास, तो सर वो कैसे हो सकता है बताइए आप। कंपनी अगर आप 10 मिनट में देते हैं डिलीवरी तो आपको कुछ चार्ज या इंसेंटिव देती है? चार्जेस कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। अच्छा, वही 15 रुपये 20 रुपये चार्ज होता है बस। 15 रुपये 20 रुपये। बस अब ये फैसला आ गया तो अब आप सुकून से जा सकते हैं कस्टमर के पास। जा सकते हैं, लेकिन कंपनी प्रेशर नहीं करेगी तो कस्टमर प्रेशर करता है इस चीज़ के लिए। कम से कम हमें रिटर्न ऑर्डर तो मिले, यहाँ इतना चार्ज मिले कि हम अपना कम से कम खर्चा तो निकाल सकें इस पर। अभी आपके लिए तसल्ली है? हाँ, अभी तसल्ली है फिलहाल। डिलीवरी एजेंट्स को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये पहला वीडियो दिल्ली का है। दिल्ली के कोंडली इलाके में ज़ेप्टो के एक डिलीवरी एजेंट की ज़ेप्टो के स्टोर में सिर्फ इसलिए बुरी तरह पिटाई की गई क्योंकि उसने स्टोर में रखा परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया था।
डिलीवरी एजेंट ऋषभ कुमार जेप्टो के स्टोर में सामान लेने के लिए पहुंचा था। वहां उसने परफ्यूम देखा, इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद स्टोर मैनेजर ने पहले ऋषभ कुमार को मुर्गा बनाया, फिर उसकी पिटाई की। हालांकि पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद अब स्टोर के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी तरह का मामला बेंगलुरु में सामने आया। यहां जेप्टो का एक डिलीवरी एजेंट गाड़ी से सामान पहुंचाने जा रहा था। महादेवपुरा इलाके में उसकी स्कूटी सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गई, जिसके बाद उस बाइक पर सवार 2 युवकों ने डिलीवरी एजेंट को बुरी तरह पीटा। हालांकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गलती डिलीवरी एजेंट की नहीं थी। इस घटना का वीडियो देखने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उस डिलीवरी एजेंट को खोजा जिसकी पिटाई की गई थी, और फिर उसकी शिकायत पर पिटाई करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यह बात सही है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार दिया, कंज्यूमर्स को जल्दी डिलीवरी करवाई, लेकिन हमारे शहरों की सड़कों और ट्रैफिक को देखते हुए 10 मिनट में डिलीवरी बहुत डेंजरस है। इसमें राइडर्स को भी खतरा है और सड़क पर चलने वालों को भी। डिलीवरी बॉयज़ की ज़िंदगी सेफ हो, ये ज़रूरी है। इसीलिए सरकार ने इस रफ्तार पर पाबंदी लगाकर अच्छा काम किया। वैसे इस मामले में राज्यसभा के मेंबर राघव चड्ढा की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी बॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सुना, समझा, मामला पार्लियामेंट में उठाया और सरकार तक उनकी बात पहुंचाई। अब बात तमिलनाडु की, जहां पवित्र कार्तिकेय दीपम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल रात अचानक उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एच राजा के नेतृत्व में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहाड़ी पर दीपक जलाने पहुंचे। इन लोगों को पुलिस ने रोका तो माहौल गर्म हो गया। तमिलनाडु बीजेपी समन्वय समिति के संयोजक एच राजा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर पर कलाठी मरम तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछले साल दिसंबर में मुसलमानों ने मंदिर परिसर में मौजूद अंजीर के पेड़ पर झंडा फहराया था। ये पेड़ हिंदुओं के पवित्र है, इसलिए इसे भगवान सुब्रमण्य का स्थल वृक्ष माना जाता है। इसलिए अब लोग उस अंजीर के पेड़ के पास जाकर दीप जलाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां नहीं जाने दिया। मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर में दीपक जलाने की अनुमति दे दी है। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद डीएमके सरकार हिंदुओं को दीप जलाने से रोक रही है। मुझे लगता है कि डीएमके मंदिर में दीप जलाने को लेकर खामखा इतना बड़ा इशू बना रही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टालिन को इस मामले को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अच्छा खासा मौका दे दिया। अब बीजेपी मंदिर में दीप जलाने को हिंदुओं की आस्था से जोड़ रही है और रोके जाने पर डीएमके को मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जिम्मेदार बता रही है। ये वो परिस्थिति है जो बीजेपी को सूट करती है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। आईपैक के दफ्तर में रेड के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट कल ईडी और तृणमूल कांग्रेस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार कल 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेगी। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव के घर दही चूड़ा भोज होगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया गया है। राजकोट में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।